हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे, आपके घर में सब कुशल मंगल होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी सी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये क्लास जैसे आप देख रहे हो अमेंडमेंट क्लास है, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 के सिक्योरिटीज़ लॉ के लिए। और ये क्लास न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। सिर्फ ये है कि जिनका ओल्ड सिलेबस है और न्यू सिलेबस है, टॉपिक मैच नहीं कर रहे, तो वो उसको स्किप कर देंगे, बाकी की वो देखेंगे। और अभी जो मैं पहले स्टार्ट किया है वो सबका मैंने इकट्ठा ही लिया है कि दोनों के लिए ही रेलेवेंट हो, बाद में वो अलग हो जाएगा। बच्चों, ये क्लास जून 21 के हिसाब से अपडेटेड है, बट कई सारे बच्चे जो मुझे पता चला कि दिसंबर 20 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, या क्लियर नहीं हुए, या किसी कारण से वो अपडेटेड नहीं है उनकी बुक से या उनकी क्लासेस से, तो आपको ये क्लास देखनी है। बट इसके साथ आपको दिसंबर 20 में मैंने एक अमेंडमेंट क्लास डाली थी अपने चैनल पर, CS संजीव सप्रा लॉ क्लासेस पर। अगर आपने वो नहीं देखी थी या आपने अपडेट नहीं किया तो प्लीज़ आप एक बार उसको भी ज़रूर देखना, उसके साथ फिर इस क्लास को देखना, दोनों क्लास देखना। आप ये क्लास अभी देख लो, बट उसको भी ज़रूर रेफ़र करना, क्योंकि उसमें कुछ नई कंसेप्ट्स आई थी, नए टॉपिक, जैसे प्रेफरेंशियल इशू था, उसकी स्ट्रेस असेट वाली कंपनियों की प्राइसिंग अलग हुई थी, पूरी रेगुलेशन काफ़ी लंबी है, तो वो मैंने पूरा कंप्लीट कंसेप्ट को कराया हुआ है। एक तरह से वो क्लास दी है मैंने, अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट के साथ वो पूरी कंसेप्ट की भी क्लास है, तो वो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी में भी हेल्प करेगी। ICDR में प्रेफरेंशियल इशू है और न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों को करना है वो, तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखना कि आप दिसंबर 20 वाली क्लास अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। और प्रेफरेंशियल इशू का टॉपिक खास तौर से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेजर चेंजेस थे, तो वो कंसेप्ट मैंने वहाँ पर कराई हुई है। बाकी इस क्लास के और पिछले दिसंबर 20 क्लास के वीडियो तो मैंने आपको बता दिए। अब इनके नोट्स दोनों क्लासेस के, आप दोनों के लिए, दिसंबर 20 के लिए भी और दिसंबर 20 और जून 21 का PDF, ये दोनों, जैसे आप एड्रेस देख पा रहे हो, vgstudyhub.com हमारी अपनी साइट पर, जो नई साइट है अब, उसके फ्री रिसोर्सेज लिंक में जाओगे, फ्री मटेरियल, CS लिंक एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर मैं अभी आपको साइट भी खोलकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर PDF अवेलेबल है दोनों अटेम्प्ट का, प्लस मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारी VG स्टडी हब की है, वहाँ पर भी ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो एक बार आप ये देख लो कि कैसे आपको साइट खोलनी है। ये तो दिसंबर 20 की क्लास आपको इस चैनल पर मिलेगी, और आपको फ्री रिसोर्सेज में जब आप जाओगे, VG स्टडी हब साइट खोलोगे, हमारी नई साइट है और अब ये एक्सक्लूसिव साइट है। हमारी क्लासेस, हमारा मटेरियल सिर्फ अब इसी क्लास साइट पर अवेलेबल है, इसके अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं है। हमारा अब ऑफिशियल चैनल VG स्टडी हब है, मोबाइल एप्लीकेशन VG स्टडी हब है, हमारे फेसबुक पेज VG स्टडी हब या CA विवेक गाबा या मेरे नाम से होंगे या हमारे फैकल्टीज़ के नाम से होंगे। इसके अलावा हमारा कोई चैनल और हमारा कोई भी ID नहीं है, कोई भी हमारा फेसबुक ID नहीं है। तो आपको इस साइट पर जब आप जाओगे तो फ्री रिसोर्सेज लिंक आ रहा है, इसमें आप फ्री मटेरियल में जाओगे, CS लिंक में आप CS एग्जीक्यूटिव में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, दिसंबर 20 वाला भी और जून 21 भाई। तो काफ़ी बच्चों ने तो दिसंबर 20 कर लिया होगा, बट अगर कोई किसी कारण से रह गया था तो मैं उसको क्लियर कर दूं, वो ज़रूर कर ले, साथ में ये भी करना है क्योंकि उसमें कुछ नई कंसेप्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये अब आपको सारा एड्रेस मिल गया यहाँ पर, और शुरू करते हैं। और पहले आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना, डाउनलोड करने के बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो जी, करते हैं फिर स्टार्ट क्लास। तो सिक्योरिटीज लॉ में नई सबसे पहले हम लेते हैं सेबी ICDR को। सेबी ICDR जो आपका इशू ऑफ सिक्योरिटी या पब्लिक इशू का चैप्टर जिसको आप बोलते हो, उस ICDR की सबसे शुरू की ही रेगुलेशन 3 में चेंज आया है। रेगुलेशन 3 किस चीज़ की है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन, कि ये किन किन इश्यूज पर रेगुलेशन अप्लाई होंगी। आप जानते हो सेबी ICDR कब आता है? जब कोई कंपनी IPO लेकर आती है, FPO लेकर आती है, राइट, बोनस, प्रेफरेंशियल, QIP, इनोवेटर ग्रोथ प्रोग्राम, SME कंपनीज, इन सब के लिए सेबी ने सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 बनाई। तो रेगुलेशन 3 कहती है कि किन किन टाइप ऑफ इश्यूज पर ये रेगुलेशन अप्लाई होंगी।
तो जो चेंज आया है वो राइट इशू के केस में आया है कि पहले होता था राइट इशू पे 10 करोड़ पर के इशू पर ये रेगुलेशन अप्लाई होती थी, उस लिमिट को बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है 50 करोड़ और मोर। अब अगर 50 करोड़ से कम का राइट इशू है तो सेबी आईसीडीआर के हिसाब से नहीं होगा, वो एज पर कंपनी लॉ रहेगा। हाँ, उसका ड्राफ्ट लेटर ऑफर सेबी को जरूर फाइल होगा, और अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर का राइट इशू है तो सेबी की जो राइट इशू की आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होंगी। तो एक तो ये आपकी फिगर 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ और मोर हो जाएगी, और यहाँ पर भी 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ और मोर हो जाएगी। और ये प्रोवाइजो आया, इस प्रोवाइजो में ये डाला गया है कि अगर 50 करोड़ से कम का राइट इशू है तो उस केस में लेटर ऑफर आप सेबी को फाइल जरूर करोगे, ये नहीं कि आप सेबी को बताओगे नहीं। और राइट इशू ऑब्वियसली किसका होगा, लिस्टेड कंपनी का होगा। तो क्लियर जी, ये तो बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट थी। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट, ये राइट इशू से ही रिलेटेड है, मतलब इस 3 से लेकर 61 तक की जो रेगुलेशंस थी उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। आईपीओ की, एफपीओ की वो एज इट इज चलती रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं है। अब राइट इशू की जब रेगुलेशन आ रही है तो उसकी रेगुलेशन 61 में चेंज है। रेगुलेशन 61 भी जैसे कंपनी रेगुलेशन 5 हमारी थी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन आ जाती है कि उसके बाद एलिजिबिलिटी कि कौन इशूअर एलिजिबल होगा आईपीओ लाने के लिए या एफपीओ लाने के लिए। तो एलिजिबिलिटी में आप पढ़ते थे, एक तो आप तो पढ़ते थे नेट टेंजिबल एसेट्स हो, नेटवर्थ इतनी हो, वो क्राइटेरिया था। उससे पहले आपकी जो रेगुलेशन आती है वो ये बताती थी कि प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो, विलफुल डिफॉल्टर ना हो, डी बार ना कर रखा हो सेबी ने। तो वो पब्लिक इशू आईपीओ एफपीओ पर भी होती है और राइट इशू पर भी। तो राइट इशू में जो चेंज आया है, ये रेड कलर वाला चेंज है, मैं पहले बता देता हूं थोड़ा सा। ये रेगुलेशन 61 की सब रेगुलेशन ए में तो आता है कि अगर कंपनी इशूअर, उसके प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर डी बार्ड है। डी बार्ड मतलब कैपिटल मार्केट में वो कोई भी एक्टिविटी के लिए सेबी ने उन पर रोक लगा रखी है, या हमारी उस कंपनी के इशूअर के प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वो डी बार्ड है, तो हमारी कंपनी भी पब्लिक इशू नहीं, राइट इशू नहीं ला पाएगी। तीसरा, हमारे प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तीनों कंडीशन में कोई भी एक में अगर कंपनी फंस गई तो राइट इशू नहीं ला सकती। सेबी ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन में चेंज किया है, प्रमोटर और डायरेक्टर वर्ड की जगह पर्सन और एंटिटीज वर्ड कर दिया गया है। कब, रेगुलेशन ए और बी के केस में। देखो, रेगुलेशन ए तो ये कह रही है कि जिस कंपनी का राइट इशू आ रहा है वो उसका प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर अगर कोई डिबार्ड है तो राइट इशू नहीं लाओगे, या जो कंपनी राइट इशू ला रही है उसके प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है और वो डिबार्ड है तो भी नहीं आएगा। बट अगर वो डिबार्डमेंट का पीरियड ओवर हो चुका है, मतलब सेबी ने जो बैन लगा रखा था वो ओवर हो चुका है, तो वो आ सकता है, फिर वो कंपनी पब्लिक इशू राइट इशू ला सकती है। तो एक्सप्लेनेशन में पहले यहाँ वर्ड प्रमोटर डायरेक्टर होता था तो वर्ड कर दिया गया पर्सन और एंटिटीज, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप का मतलब कंपनियां भी होंगी उसमें, तो एंटिटीज उस मतलब लैंग्वेज को थोड़ा सा और बेटर किया गया है, बेटर अंडरस्टैंडेबल बनाया गया है। क्लियर जी। तो उस केस में डिपार्टमेंट का पीरियड ओवर हो चुका है तो फिर डिपार्टमेंट नहीं चलेगी, सीधा सीधा राइट इशू आ सकता है। हाँ, अगर ये कंडीशन में कंपनी फंस गई तो फिर राइट इशू नहीं ला पाएगी, चाहे डिपार्टमेंट ओवर हो चुकी है तब भी। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब है कि अगर कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर इंडिया से भाग गया है और इंडिया में कोई लोन लिए हुए थे तो उसको आपने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक न्यू कंसेप्ट पढ़ी होगी जिसको आरबीआई लेकर आए थे। इसमें यही बोला गया था कि अगर किसी कंपनी का, एक तो विलफुल डायरेक्टर डिफॉल्टर होता है कि जिसके पास पैसा है और लोन बैंकों से लोन लिया, लोन पे नहीं कर रहा बट पेइंग कैपेसिटी है, तो उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। ऐसे ही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है कि किसी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर या वो भाग जाते हैं, इंडिया में लोन लिए हुए थे, तो उस केस में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आ जाएगा। तो ये तो एक ऐसा कलंक है कि वो कंपनी राइट इशू नहीं ला पाएगी। क्लियर जी। नेक्स्ट, रेगुलेशन 69, इसमें ये वर्ड काटा गया है, इसको डिलीट किया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर एंड अदर इंटरमीडिएट्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर। तो कंप्लायंस ऑफिसर को डिलीट क्यों किया गया उसकी बात करते हैं।
देखो, हमने पढ़ा था आईपीओ एफपीओ जब भी आएगा तो कुछ इंटरमीडिएट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, मर्चेंट बैंकर, आरटीए, बैंकर टू इशू, अंडरराइटर, और अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर ट्रस्टी। तो ये पब्लिक इशू के केस में आपने इंटरमीडिएट्स पढ़े हुए हैं, अपॉइंट करने कंपलसरी होते हैं। ऐसे ही पब्लिक राइट इशू आएगा तो भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर दोबारा क्यों बोला जाता है, क्योंकि पब्लिक इशू जब आता है आईपीओ या एफपीओ, तो जब वो ओवर हो जाता है तो लीड मैनेजर का काम खत्म हो जाता है, आरटीए चलता रहता है, बैंकर टू इशू भी चलता रहेगा, अंडरराइटर का भी काम खत्म हो जाएगा, और अगर डिबेंचर थे रिडीम वगैरह हो गए तो वो भी खत्म हो जाएंगे। बट कंपनी जब दोबारा से, बट कंपनी तो चल रही है, लिस्टेड है। अब अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो वो लिस्टेड कंपनी एलओडीआर को फॉलो कर रही है, लिस्टिंग एग्रीमेंट को फॉलो कर रही है। और लिस्टिंग एग्रीमेंट कहता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर मेरे पास है तो उसका कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। तो अब जो राइट इशू आ रहा है वो लिस्टेड कंपनी का आ रहा है, उसके पास ऑलरेडी से कंप्लायंस ऑफिसर है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट किया गया कि दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब अनलिस्टेड कंपनी पहली बार आईपीओ लाएगी तो वो लिस्टिंग एग्रीमेंट करेगी तो लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग एग्रीमेंट पहले ही कहता है कि आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी को लिस्टेड रहना है तो कंप्लायंस ऑफिसर तो रहेगा ही रहेगा, और अगर कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में डिफॉल्ट चल रहा है, लिस्टिंग एग्रीमेंट में डिफॉल्ट चल रहा है तो वैसे ही राइट इशू नहीं आ पाएगा। तो ऑलरेडी कंप्लायंस ऑफिसर है, तो इस वर्ड का रिपीटिशन को खत्म किया गया है, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड है, ऑलरेडी कंप्लायंस ऑफिसर लेकर बैठी गई है, और सब रेगुलेशन 8 को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया जो रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर या उसकी ड्यूटी की बात करती थी। क्लियर जी, बहुत सिंपल सी है ये। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। राइट इशू के केस में आपको मालूम है लू, लेटर ऑफ ऑफर जाता है। लेटर ऑफ ऑफर जैसे पब्लिक इशू के केस में प्रोस्पेक्टस बनता है, शेल्फ रेडरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है, सेबी को फाइल होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो उसका फॉर्मेट कहाँ पर होगा, एज पर शेड्यूल ऑफ सेबी रेगुलेशन। तो लेटर ऑफर का शेड्यूल 6 में पार्ट बी और B1 को स्पेसिफाई किया गया है, जहां पर फॉर्मेट है उसके हिसाब से बनेगा। तो ये वर्ड इंसर्ट किए गए हैं कि इनके यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट है, जस्ट इसको एक लुक देनी है और कुछ ज़्यादा नहीं करना। रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस क्या हैं? देखो, एक तो आपने रिजर्वेशंस पढ़ी थी कि हम एम्प्लॉय या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए शेयर्स कुछ रिजर्व कर देते हैं, बट यहां पर ये जो रिजर्वेशन आ रही है, ये आ रही है अगर कंपनी के कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट या वारंट हैं जो कंपल्सरीली कन्वर्ट होने हैं शेयर्स में, और अगर कोई लिस्टेड कंपनी राइट इशू या बोनस इशू लाती है तो उसको प्रोविजन रखना पड़ता है। आप याद करो, आपने राइट इशू और बोनस इशू की जो रेगुलेशंस पढ़ी हुई हैं, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। देखो, सपोज ये एक एबीसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है ये, इसके 2021 में अप्रैल 21 में इसका कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर्स हैं, सपोज 10 करोड़ शेयर्स हैं, और ये 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। फिर कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर रखे हैं, ये सपोज 1 करोड़ डिबेंचर हैं कन्वर्टेबल, और ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल हैं और ये हैं 1 डिबेंचर
इंटू 1 शेयर, तो 1:1 की रेशो है, और ये डेट है ऑन मई 2022। क्लियर है जी। अब अगर आज फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड प्लान्स राइट इशू, वन शेयर फॉर वन हेल्ड, तो 1:1 की रेशो आ गई। तो वो 10 करोड़ शेयर्स एट द रेट 20 इशू करने जा रही है। तो वो किसको देगी? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे। तो लॉ ये कहता है कि जब ये कन्वर्ट होंगे तो ये भी तो शेयर होल्डर बनेंगे, तो इनके लिए भी आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा। बोनस इशू आ रहा है तो भी रखना पड़ेगा, राइट इशू आ रहा है तब भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा, मतलब जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस टाइम पर आपको इनको शेयर्स देने चाहिए। तो बात ये आती है कि ये शेयर्स क्या हम आज देंगे या तब जब कन्वर्ट होंगे तब मिलेंगे। तो ये रेगुलेशन कहती है कि इनको मई 2020 में ही मिलेंगे, मतलब वो 10 करोड़ शेयर तो टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और अगर 1:1 है तो 1 करोड़ शेयर टू कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर ऑन कन्वर्जन। जब कन्वर्जन होगी तब देगी उनको। तो जब कन्वर्जन होगी तो उस टाइम पर शेयर देंगे। तो आज क्या हम अलॉट करके रख दें? डीमैट अकाउंट में अलॉट करने पड़ेंगे, वो कंपनी के पास रहेंगे, क्योंकि इनको तो देने नहीं, इनको तो कब देने हमने 2022 में। तो उसके लिए सेबी ने एक प्रोवाइजो डाल के क्लियर किया कि आपको इमीडिएटली नहीं देने, आप उसी टाइम पर कन्वर्ट करोगे और उसी टाइम पर दोगे, तो आपको पहले से भी अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखने। ये तो पहले ही क्लियर था कि डिबेंचर होल्डर को तो तब मिलेंगे जब वो शेयर होल्डर बन जाएगा, क्योंकि ये डिबेंचर होल्डर अभी शेयर होल्डर तो है ही नहीं, तो ये जब कन्वर्ट होंगे तब मिलेंगे। तो क्या हम आज से है अलॉट कर दें? तो सेबी ने इसको क्लियर किया इस प्रोवाइजो से, provided that for the purpose of offering such right entitlement the issuer company shall not be required to credit right। तो इमीडिएटली उसको अभी देने की जरूरत नहीं है, ये कब मिलेंगे? एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ये तो पहले से ही था, उसको फर्दर और क्लियर किया गया है। क्लियर जी। अगली रेगुलेशन पर आए। अब आ रहा है कंडीशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। इसका क्या मतलब है? देखो, राइट इशू में कंपनी लेटर ऑफ ऑफर किसको देती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ये लेटर ऑफ ऑफर कंपनी जब भेजती है तो बाय सेक्शन 62 कंपनी लॉ का क्या कहता है? रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये आपने पढ़ा हुआ है। ये इसके पास जाता है, इशू खुलने से 3 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। उसकी पब्लिक इशू न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट भी जाती है कि हमने ये लेटर ऑफर डिस्पैच कर दिया है। और अगर जिसको नहीं मिला, अब मान लो ये लेटर ऑफर गया, वो पर्सन घर पे नहीं था, लॉक था, उस टाइम पर वो अपने घर में नहीं था, या वो सिटी में नहीं था, या वो कंट्री में नहीं था, तो लेटर ऑफर उसको नहीं मिला, तो वो लेटर ऑफर की जगह प्लेन पेपर पर अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये जब लेटर ऑफर शेयर होल्डर के पास जाता है तो शेयर होल्डर ये लेटर ऑफ ऑफर एप्लीकेशन है, ये कंपनी को देता है, और वो प्लेन पेपर में दे सकता है, प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन दे सकता है
फॉर राइट एंटाइटलमेंट, कि अगर उसको लेटर ऑफर नहीं मिला तो यहां पर तक तो ठीक है कि वो प्लेन पेपर पे दे सकता है। बट पहले क्या होता था कि पहले वो कंपनी को डायरेक्ट भेजता था। अब आप जानते हो एसबा आ गया है। एसबा का मतलब क्या है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास एप्लीकेशन जाती है। तो सेबी ने इसको क्लियर किया। तो सपोज कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो लेटर ऑफर की एप्लीकेशन पहले कंपनी को देता था या आरटीए को जाती थी, तो ये अब कैंसिल हो गया। अब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किसको देता है? एससीएसबी को, जिसको आप एसबा भी बोलते हो, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। और वो यहां पर पैसा भेजता है बाद में। वो कब भेजता है? आफ्टर अलॉटमेंट। तो अब अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेटर ऑफर भेजे या प्लेन पेपर पर अपनी एप्लीकेशन भेज रहा है, तो वो भी अब किसके पास जाएगी? एससीएसबी के पास। तो सेबी ने इसको क्लियर किया है। देखें क्या है, देखो, शेयर होल्डर हु हैव नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म मे मेक एप्लीकेशन इन राइटिंग ऑन प्लेन पेपर। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। प्रोवाइडेड एससीएसबी शेल एक्सेप्ट सच एप्लीकेशन फॉर्म ओनली if details required for making application as per these regulation are specified in the plain paper। मतलब ये किसके पास जाएंगी? एससीएसबी के पास। और वो कब लेगा? जब जो जो उसकी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थी वो वहां पर फुलफिल हुई है। मतलब क्या क्या डिटेल्स, फोलियो नंबर, कितने शेयर हैं, कब खरीदे, वो डिटेल्स कंपनी मांगेगी, उसके बदले में ही उसको शेयर्स मिल पाएंगे। क्लियर जी? अगला, मॉनिटरिंग एजेंसी। देखो, ये आपने पढ़ा था कि जैसे डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, तो ऐसे ही शेयर्स के केस में एक मॉनिटरिंग एजेंसी कंसेप्ट आई थी कि जब कंपनी पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स लाएगी तो उसको एक मॉनिटरिंग एजेंसी रखनी पड़ेगी। वो वॉच रखेगी कि वो कंपनी ने जो फंड्स पब्लिक से लिए थे वो उनका राइट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वो 95% जब तक फंड यूज नहीं होते तब तक वो उसके ऊपर वॉच रखते हैं और क्वार्टरली रिपोर्ट सेबी को भेजते हैं। जैसे डिबेंचर ट्रस्टी रखा जाता है तो वो वॉच करता है कि डिबेंचर्स का जो पैसा आया वो जिस प्रोजेक्ट में लगना था वहां लग रहा है कि नहीं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, रिडेम्पशन तक वो वहां पर रहेगा, तो डिबेंचर ट्रस्टी आ जाता था। तो ऐसे ही इक्विटी शेयर के केस में भी तो कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, तो क्या वो वाकई प्रोजेक्ट में लगा रही है कि नहीं लगा रही, तो उसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये कब रिक्वायर्ड हो जाते हैं? जब 100 करोड़ का पब्लिक इशू 100 करोड़ से ज्यादा का हो। तो इसमें एक करेक्शन ये आई, ये वर्ड ऐड किया गया है। पहले था 95% ऑफ प्रोसीड, कि जितना पैसा आया ऑफ द इशू एक्चुअली रेज्ड। एक्चुअली रेज्ड का मतलब होता है कि मान लो हमारा 100 करोड़ का 200 करोड़ का इशू था, हमारे पास 190 करोड़ ही आए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से तो ज़्यादा आ गया, या 200 करोड़ पूरे आए, हमने उसमें से कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो वो इशू साइज कम रह जाएगा, या हमने ग्रीन शू ऑप्शन लिया था तो ओवर अलॉटमेंट की होगी। तो यहाँ पर वर्ड 95% अब किसका काउंट होगा? एक्चुअल कंपनी के कितना पॉकेट में पैसा आया है आफ्टर रिफंड, आफ्टर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर ग्रीन शू ऑप्शन। तो एक्चुअल जो पैसा आया उसका 95 होगा, ना कि इशू साइज का। क्लियर जी? तो ये बहुत सिंपल सी थी। ये भी देखने को बहुत बड़ी लग रही है कुछ नहीं। रेगुलेशन 84 है कि इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, कि जब भी राइट इशू आएगा तो एक एडवर्टीजमेंट जाएगी न्यूज़पेपर में, हिंदी, नेशनल डेली, इंग्लिश में। ये वर्ड रेड कलर वाले ऐड किए गए हैं। तो पहले क्या होता था, सिर्फ न्यूज़पेपर में ऐड चली जाती थी, अब उसमें बोला गया है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा और वो उसकी कॉपी को स्टॉक एक्सचेंज पर अपलोड कर देगा। किस चीज की ये थी एडवर्टीजमेंट? ये थी प्लेन पेपर पर, एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर।
जो हमने पीछे रेगुलेशन पढ़ी थी ना कि अगर एक शेयर होल्डर को लेटर ऑफर नहीं मिलता तो वो अपनी एप्लीकेशन को प्लेन पेपर पर दे सकता है। तो यहाँ पर ये रेगुलेशन आई कि आप जो न्यूज़पेपर में ऐड दोगे तो ऐड देने के साथ उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजोगे 2 दिन पहले स्टॉक पब्लिक इशू ओपन होने के। उसके बाद ये सब रेगुलेशन सी में सारा नया डाला गया। पहले तो होता था सिर्फ शेयर होल्डर को जो फॉर्म मिल रहा है वो डुप्लीकेट में भेज देगा प्लेन पेपर पे, और वो डायरेक्ट किसको भेजता था, कंपनी को। बट अब ये सारा क्या होगा, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जाएगी एडवर्टीजमेंट में, जिसको शेयर होल्डर को ओरिजिनल एप्लीकेशन मतलब लेटर ऑफर नहीं मिला वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एक फॉर्म में, पहले प्लेन पेपर था, अब ये फॉर्म है जो अवेलेबल होगा वेबसाइट पर रजिस्ट्रार के, स्टॉक एक्सचेंज के और लीड मैनेजर के। मतलब प्लेन पेपर की जगह अब एक फॉर्मेट बना दिया सेबी ने, तो प्लेन पेपर भी जा सकता है और ये फॉर्म भी होगा, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो वो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है और उसमें वो डिटेल्स भेजेगा और SCSB के थ्रू डिपॉजिट हो जाएगा। प्लेन पेपर खत्म नहीं हुआ, प्लेन पेपर के साथ क्या यूज हो गया अब, और फॉर्म, जो फॉर्म कंपनी ने बना दिया है। मतलब अब आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, सपोज रिलायंस के, आपको लेटर ऑफर नहीं मिला तो आपके पास चॉइस क्या, आप प्लेन पेपर पे भेज दो, या एक कंपनी की साइट पर फॉर्म है, स्टॉक एक्सचेंज की लीड मैनेजर की साइट पर फॉर्म है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो आपको पता कहाँ से चलेगा, ये कंपनी जब न्यूज़पेपर में देगी तो ये यहाँ पर इंटीमेशन देगी और ये फॉर्म वहाँ पर अपलोड होगा, तो यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो उसमें आप सारे डिटेल्स दे सकते हो। क्लियर जी, ये एडिशन है। पहले क्या रेगुलेशन थी मैंने डाल रखी है, ये आप पढ़ोगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। ये डी पॉइंट टोटल ओमिट हो गया, क्यों, क्योंकि पहले डायरेक्टली शेयर होल्डर किसको भेजता था, कंपनी को, बट अब किसको जा रहा है, SCSB को, तो इसलिए ये सारी की सारी लाइंस को डिलीट किया गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन याद करो कि 90% होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 90 ही रहेगा। यहां पर सेबी ने ये बोला है कि कब अप्लाई नहीं होगा, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन से एग्जेम्पशन दे दी है सेबी ने। क्या दिया है कि अगर हम जो इशू ला रहे हैं उसका जो पैसा ले रहे हैं वो हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रहे हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे मतलब हम कोई बड़ा प्लांट मशीनरी प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे, हमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या कोई हमें एजेंसी के लिए या किसी और पर्पस के लिए पैसा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पस के लिए पैसा चाहिए, तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सेकेंड, एंड मतलब पहला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है, दूसरा प्रमोटर ये गारंटी ले रहा है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो मैं पूरे शेयर ले लूंगा। मान लो हम 50 करोड़ का इशू ला रहे हैं और उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता था 90% का, और देखो ये राइट इशू का ही केस चल रहा है, ये सारा किसका चल रहा है, राइट का। तो राइट इशू जरूरी नहीं है कि हम प्रोजेक्ट के लिए ला रहे हो, हमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए खर्चा चाहिए, कंपनी को लिक्विडिटी नहीं है, एकदम से क्रंच आ गया, सेल डाउन हो गई, पैसा चाहिए, तो हम पैसा ले रहे हैं। अब वो हम पैसा ले रहे हैं तो अगर हम कोई प्लांट ही नहीं लगा रहे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट नहीं आनी चाहिए। सेबी ने कहा कोई बात नहीं, बट प्रमोटर से गारंटी दिलवा दो कि अगर 90% नहीं आया तो फिर वो पैसे डालेगा। तो उस केस में तो मतलब प्रमोटर की गारंटी प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो आपको एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एग्जेम्पशन कब मिलेगी, जब आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, जो आप इशू ला रहे हो उसका पर्पस कैपिटल एक्सपेंडिचर करना नहीं है। सेकंड, प्रमोटर गारंटी ले रहा है कि अगर पैसे कम आए तो मैं डालूंगा, और वो उसको रेनाउंस भी नहीं करेगा। रेनाउंस मतलब आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, वो खुद ही इशू को सब्सक्राइब करेगा। अगला, अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ये क्या था, देखो रेगुलेशन 71(4)(1) एंड 2 लेटर ऑफर के थ्रू ही होगा। तो ये 74 आपने देखा था पहले आया था यहाँ पर, ये देखो ये 1 एंड ये 2
रिजर्वेशन कि कंपलसरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट अगर इशूड है तो उनके लिए आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा। सेकंड, जो रिजर्व हुए हैं उनको कब दिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। तो ये रेगुलेशन कह रही है कि इस वाली अलॉटमेंट का क्या होगा, तो वो शेल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस थ्रू लेटर ऑफ एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन 74(1) और 2। तो इनके लिए अगर वो अलॉटमेंट करेगा भी तो प्रोविजन कर लेगा, बट उसके लिए उसको अलग से क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिवेंचर होल्डर को अभी वो नहीं देने। तो आईसीडीआर की आपकी रेगुलेशन सब खत्म हुई। अब नेक्स्ट यहां पर शुरू करते हैं एलओडीआर की। एलओडीआर की रेगुलेशंस में रेगुलेशन 42 में चेंज आया, बहुत कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर को आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। तो ये रेड कलर वाली लाइंस को ऐड थोड़ा सा, यहाँ पर ये ओल्ड लाइन थी, ये नई लाइन आई है। पहले यहाँ पर वर्ड था सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज, साथ में वर्ड यूज कर दिया कि अब वेयर स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल, और जहां पर लिस्टेड एंटिटी स्टॉक फॉर्म पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑन विच डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल। मतलब पहले सिर्फ था कि जहां स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर डील हो रहे हैं, अब डेरिवेटिव्स या किसी इंडेक्स का पार्ट है कंपनी तो वहां पर भी अलाउ किया जाएगा डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन जहां पर डील हो रहे हैं। सेकंड, ये क्लॉज में चेंज है, पहले था ये कॉर्पोरेट एक्शन, मर्जर, डीमर्जर, बोनस, ये सब थे, इसको हटाकर ये वर्ड आया कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट। किसको हटा दिया गया? बोनस को, क्योंकि बोनस ऑलरेडी यहां पर आ रहा था। बहुत सिंपल सी है, हो जाएगी ये तो। नेक्स्ट, असेट कवर। असेट कवर क्या होता है? अगर आप कोई सिक्योरिटी दे रहे हो फॉर लोन, तो कंपनी कोई डिबेंचर इशू कर रही है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, तो असेट कवर देगी। तो ऑब्वियसली अगर वो सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो 100% कवर्ड होने चाहिए, ये 100% कवर्ड होने चाहिए। तो वो जो 100% कवर होंगे, ये वर्ड साथ में लाए गए एज पर टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड सफिशिएंट टू डिस्चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट एट ऑल द टाइम। पहले ये सिर्फ 3 लाइनें छोटी सी थी, सिर्फ उन लाइनों को और एलेबोरेट किया गया है। असेट कवर में बता देता हूं कि अगर हम 200 करोड़ के डिबेंचर ला रहे हैं और सिक्योर डिबेंचर हैं वो, तो अगर हम सिक्योर कर रहे हैं तो 200 करोड़ से या उससे ज्यादा की एसेट्स होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं 100% असेट कवर। वो 100% असेट कवर क्या होगा, उसकी टर्म्स कहां पर लिखी होंगी सारी, जो हम ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अगर शेल प्रोस्पेक्टस था, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो लिखा हुआ है कि हम ये कमिटमेंट देंगे कि हम इतनी असेट्स तो हमारे पास हमेशा रहेंगी जो हमारा प्रिंसिपल को कवर कर सकें, प्रिंसिपल अमाउंट से या उससे ज्यादा हो, इक्वल या ज्यादा। उसके बाद हमें डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कि हमने जो भी एनसीडीज इशू किए थे उनकी जो सिक्योरिटीज हैं उनका नेचर और कितने अमाउंट की हैं। मतलब ये ना हो कि कंपनी ने 5 साल के सिक्योर्ड डिबेंचर तो इशू कर दिए, 200 करोड़ के थे, आज वैल्यू 200 करोड़ है, कल को कम भी तो हो सकती है। तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली रिपोर्ट जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज को कि जो असेट्स थी उनकी वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल या उससे ज़्यादा है, और नेचर मतलब कौन सी असेट्स हैं वो, ये डिटेल्स जाएंगी। तो ये 2-3 लाइनों को चेंज करके थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया यहां पर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी। रेगुलेशन 56(1)(c) कह रही है कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी को कंपनी में जो जो चेंजेस हुए हैं बताने पड़ते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड है तो किस किस चीज के बताने हैं? रेटिंग चेंज हुई कंपनी की, कोई डिफॉल्ट हो गया अगर कंपनी में, किस चीज का, इंटरेस्ट का, रिडेम्पशन का, कोई चार्ज क्रिएट करना था हम नहीं कर पाए। 4th ये न्यू इंसर्शन आया है, ऑल कवर्नेंट्स ऑफ द इशू,
कि जो हम इशू लाए थे, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कवेनेंट्स का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अगर उनमें हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं या नया ला रहे हैं तो ये एक नई लाइन ऐड की गई है 56(1)(d) में। ये एक मेजर चेंज है। साथ में ये बहुत हमारे पेट पे लात लगी है। देखो क्या है कि जो 100% असेट कवर है उसका सर्टिफिकेट जाता था पहले प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिसको डिलीट कर दिया गया और वर्ड न्यू क्या आ गया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मतलब पीसीएस, पीसीए, इन दोनों को काटा गया और ऐड क्या कर दिया गया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और ये न्यू लाइंस ऐड की गई हैं, वही जो पहले आई थी 100% असेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या डिबेंचर ट्रस्ट डीड की जो डिटेल्स थी। क्लियर जी। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो 100% असेट कवर का सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता था वो बंद हो गया। और कब से बंद हुआ है, 8 अक्टूबर 20 से। उसकी जगह वर्ड क्या आ गया, बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्लियर जी, हो जाएगा ये। आगे चले हम। अगला टॉपिक आपका AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों वालों में है। ओल्ड वालों में थोड़ा सा ये डिटेल में है, न्यू सिलेबस वालों का थोड़ा सा कम में है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में रेगुलेशन 4G में चेंज आया है। कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपके एग्जाम से या क्वेश्चन से रिलेटेड। कि जो इन्वेस्टमेंट AIF का मैनेजर होता है, आपने पढ़ा था ना, मैनेजर होते हैं AIF के, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी कंप्लाइंसेस के लिए, उस फंड के पर्पस को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, यूनिट होल्डर का ध्यान रखने के लिए। तो उसमें उनको कुछ अपनी साथ टीम अपॉइंट करनी पड़ती है। तो पहला था कि उनके पास 1 की पर्सनल होना चाहिए 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला, कि जो इस सारे काम को जानता हो। उसके बाद ये सेबी ने चेंज कर दिया, 1 की पर्सनल विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर दिया है। पहले क्या था, सिंपल था, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी बिफोर सब्स्टिट्यूशन। तो आप जब इससे पढ़कर इस पे आओगे तो ये आपको एक नया मिलेगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किस में होनी चाहिए, फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन यूनिवर्सिटी, प्लस CFA डिग्री आपने पढ़ी है, चार्टर्ड ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो मतलब एक की पर्सनल विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन दीज एरिया होना जरूरी है। ये एक न्यू एडिशन है, पुराना यहां पर दिया हुआ है, सिंपल सा है। जनरल ऑब्लिगेशन, ये भी आपको रीड पर रखना है, इसमें कुछ नहीं करना। मैनेजर के जनरल ऑब्लिगेशन है, इसमें थोड़ा सा नया ट्विस्ट लाया गया है। जनरल, पहले क्या होता था कि सारा काम मैनेजर खुद देखता था फंड का। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कौन है, आप ना देखा होगा, प्राइवेट इक्विटी फंड, जो बाइजूस आप सुन रहे हो, अनअकैडमी सुन रहे हो, इनमें आजकल बहुत पैसा लग रहा है। अभी पीछे अनअकैडमी का मैं देख रहा था, अराउंड 900 करोड़। टाइगर ग्लोबल एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा फंड है, उसने प्राइवेट प्लेसमेंट दी है। बाइजूस तो आकाश को खरीद लिया उसने, और अभी तक अनलिस्टेड कंपनी है। तो ये किसके पैसे से चल रही थी, ये AIF और प्राइवेट इक्विटी के पैसे से ही चल रही थी। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, बहुत बड़े बड़े रिच इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और ऐसे स्टार्टअप्स में लगाता है। फॉर एग्जांपल बाइजूस, अनअकैडमी, फ्लिपकार्ट, जो आप एग्जांपल सुनते हो। तो इसके लिए अब इस मैनेजर को थोड़ा सा ईज आउट किया गया है। ईज आउट क्या किया गया है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बना लो, अपने नीचे और मेंबर बना लो, और काम बांट लो, कौन क्या क्या देखेगा, इन रेगुलेशन की कंप्लायंस कैसे होगी, और इस AIF के ऑब्जेक्ट पूरे कैसे होंगे। तो मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अब अकेला नहीं कर सकता। तो यहां पर ये नई चीज लाई गई, ये पूरा का पूरा नया सब रेगुलेशन ऐड हुई है कि आप एक कमेटी बना सकते हो। कमेटी बना लो, उसके मेंबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबका काम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जिम्मेवारी बनेगी।
उसके बाद वो जॉइंटली और सीवियरली इंश्योर करेंगे कि ये प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। मतलब इन मेंबर्स का काम, मैनेजर और मेंबर, पहले तो मेंबर्स का काम किसका है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, और मैनेजर और मेंबर सबकी जिम्मेवारी किस चीज की हो जाएगी, प्रोविजंस कंप्लाई हो। और जो बाहर कमेटी के नॉन मेंबर हैं उनको एक्सटर्नल मेंबर बोला गया है। अगर उनका नाम प्लेसमेंट मेमोरेंडम में नहीं था और हमने बाद में ऐड किया है तो इन्वेस्टमेंट कमेटी उनकी अपॉइंटमेंट 75% ऑफ इन्वेस्टर की कंसेंट से करेगी। मतलब जो कमेटी पहले बन गई, जो मेमोरेंडम हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दी, वो तो ठीक है। अब अगर हम बाद में कोई एक्सटर्नल मेंबर को और लेकर आ रहे हैं तो 75% ऑफ कंसेंट ऑफ इन्वेस्टर से आएगा। क्लियर जी। तो इस नई सब रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर एआईएफ का अब एक कमेटी बना सकता है। उस कमेटी के मेंबर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉलो कराने के लिए। सेकंड, जो इस रेगुलेशंस की कंप्लायंस हैं उनको पूरा करेंगे। थर्ड, अगर एक्सटर्नल मेंबर कोई और आ रहा है जो पहले से डिस्क्लोज नहीं था तो 75% ऑफ इन्वेस्टर की कंसेंट लेनी जरूरी है, और कोई अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब इसका प्रोवाइजो कहता है सब रेगुलेशन 1(2) शैल नॉट अप्लाई in which each investor other than manager, sponsor, employee, director, AIF director has committed to invest not less than 70 करोड़। मतलब आपको ये कमेटी बनाने की जरूरत कब नहीं है, अगर ये कमेटी 1 और 2 में क्या बोला गया, ये मेंबर कमेटी के हैं, तो आपको कब नहीं करनी कि उसी फंड का मैनेजर, स्पॉन्सर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर अगर कम से कम 70 करोड़ रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो उनको फिर ये कमेटी की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ जी यहां पर बात। चलें आगे। ये नया ट्विस्ट था जो सारा आया इसमें। इस रेगुलेशन को कनेक्ट करवा देता हूं मैं दोबारा। देखो, सबसे पहले ये रेगुलेशन कहती है कि मैनेजर की जिम्मेवारी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। फिर उसकी एक एक्सेप्शन आ रही है कि आप कमेटी बना लो, कमेटी के मेंबर इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखेंगे और प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। एक्सटर्नल मेंबर्स हैं तो 75% की कंसेंट से आएंगे। फिर आगे प्रोवाइडेड फर्दर एग्जेम्पशन क्या कह रही है कि क्लॉजेस 1(2) शैल नॉट अप्लाई टू एन एआईएफ इन विच, मतलब इनकी जरूरत नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी अगर उनके मैनेजर, स्पॉन्सर, एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स ने खुद ही कम से कम कितना पैसा लगा रखा है, 70 करोड़। क्लियर जी। तो इसको रीड पर ही रखना, आपके एग्जाम से कोई ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अगली अब आ रही है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मैं एक बार बुक खोल लेता हूं और इजी हो जाएगा। हम्म, 255। देखो, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का आपका चैप्टर है। इसमें रेगुलेशन 3 पर आप आओगे जब, बहुत मेन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग बाय इनसाइडर। ये रेगुलेशन 3 आप पढ़ते हो तो इसमें सब रेगुलेशन 1 है कि आप कम्युनिकेट नहीं करोगे जो भी इनसाइडर है। सब रेगुलेशन है कि आप कोई लिंक नहीं बनोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, प्रोक्योर नहीं करोगे। 2A नई आई थी, मैंने आपको दिसंबर 20 वाली उसमें करा दी थी पहले ही, कि ये लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप एक कोड बनाओगे कि किसको ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, यूपीएसआई। इसी में एक नई सब रेगुलेशन आई है जो आपको पढ़नी है, सब रेगुलेशन 6।
मेन आप ये देखो कि ये रेगुलेशन है कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट फॉर यूपीएसआई। तो ये रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप यूपीएसआई आगे फर्दर नहीं बताओगे, या बताओगे तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में या लेजिटिमेट पर्पस के लिए या टेक ओवर के लिए, इन कारणों से आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो सब रेगुलेशन 6 डाली गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेवारी क्या बनेगी, एक डाटाबेस बनाएंगे कम से कम कितने सालों के लिए, 8 इयर्स के लिए, और जब तक वो प्रोसीडिंग पूरी नहीं हुई तब तक रहेंगी। क्लियर हुआ जी? ये एक रेगुलेशन आई है। तो आप जब पहले इसको 5 पर ख़त्म कर देते थे कि ये भी नई आई थी कि स्ट्रक्चर डिजिटल डाटाबेस बनाना पड़ेगा कि किन किन लोगों के साथ ये आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, किस किस को दी, किस किस के पास गई, उनके पैन नंबर वगैरह। जैसे कंपनी के ऑडिटर्स थे, बैंकर्स थे, तो यूपीएसआई उनको देनी पड़ी। तो इसमें सब रेगुलेशन 6 नई ऐड कर दी गई कि कितने टाइम तक रखोगे, कम से कम नॉट लेस देन 8 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेलिवेंट ट्रांजैक्शन। मान लो ऑडिट हो रही थी, कोई वैल्यूएशन हो रही थी कंपनी की, तो जिस दिन खत्म हुई उसके अगले 8 साल तक वो यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, ताकि कल को वो पकड़े जाते हैं तो किस किस लोगों को दी गई थी, तो वो डाटाबेस एक बनेगा। क्लियर जी? तो ये तो सिंपल सी ही थी, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। एक रेगुलेशन 7 आती है डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर आपने पढ़े थे कि जब ये रेगुलेशन अप्लाई हुई थी तो सभी प्रमोटर डायरेक्टर्स को अपनी होल्डिंग का बताना था, इनिशियल डिस्क्लोजर। दूसरा, कोई भी अपॉइंटमेंट केएमपी की या डायरेक्टर की होती है तो विद इन 7 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट वो बताता है। ये रेगुलेशन डिस्क्लोजर की बात करती है कि आपको प्रायर होल्डिंग इन द कंपनी बताना है कि आप जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन कर रहे हो, आपने पहले से उस कंपनी के शेयर्स ले रखे थे तो आपको बताने पड़ते थे। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर फिर आप जानते हो कि आपको बताना पड़ता था जब आपने किसी क्वार्टर में 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस कर ली, या आपने स्टेक में चेंज किया है, प्रमोटर मेंबर, प्रमोटर ग्रुप, इन लोगों ने, तो उनको बताना पड़ता था। अब चेंज क्या आया देखो, ये एक नई रेगुलेशन, सब रेगुलेशन ऐड हुई है 2C। ये एक फॉर्म होगा जो आपको, जिस फॉर्म में आप ये सारा डिस्क्लोजर दोगे। तो ये कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये आता था, ये लोग कैसे देंगे डिस्क्लोजर, कि जैसे आप मान लो एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी लिस्टेड कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप केएमपी में आते हो, तो आप केएमपी में आओगे तो ज्वाइन करने के 7 डेज के अंदर आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि मैंने अपनी कंपनी में कितने शेयर पहले से लिए हुए हैं। कंटिन्यूअल आ जाता है, फिर आप जब भी उस लिमिट को क्वार्टरली पूरा क्रॉस करोगे 10 लाख को, तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये आएगा कि आप एक फॉर्मेट बना सकते हो जिसमें एम्प्लॉइज बोर्ड को टाइम टू टाइम बताएंगे। ऐसे ही ये एक रेगुलेशन 7A है। ये 7A कहाँ आई थी? ये आपने देखा था इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवार्ड्स। ये मैंने लास्ट अमेंडमेंट क्लास में पूरा डिटेल में इसके नोट्स तक बनवाए हुए हैं और इसकी क्लास मैंने आपको करवाई हुई है पूरी। तो इसमें ये एक सब रेगुलेशन 7A1H3 ऐड की गई है, उसमें एक्सप्लेनेशन आई है। ये होता है कि बेसिकली विसल ब्लोअर की तरह ये 7A रेगुलेशन है कि अगर किसी भी पर्सन को पता चलता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, यूपीएसआई लीक हुई है और उसके बेस पर काम हो रहा है, तो उसको इनाम दिया जाता है। सिंपल हम इन रेगुलेशंस को समझ चुके हैं। तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी यहाँ पर, ये देखो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ये डेफिनेशंस दी हुई हैं सारी बुक में। ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, इसमें ये एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। थ्री के बाद देख रहे हो 2H3, ये एक्सप्लेनेशन क्या आई है? देखो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का मतलब आप जानते हो, सारी इंफॉर्मेशन
किसी भी वायलेशन के हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का लॉ हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट देता है कि हाँ जी मेरे को पता चला है कि इन इन लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तो सेबी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करती और उसको बाद में रिवॉर्ड मिलता है अगर वो सही पाया गया। सिंपल, अभी मैं इतनी बात समझाऊं तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि उसकी अपने हिसाब से है, जो बोर्ड को नहीं पता पहले से, और सफिशिएंटली स्पेसिफिक क्रेडिबल है, जिससे इंक्वायरी शुरू हो सकती है, कोई इंक्वायरी चल रही है उसमें हेल्प मिलेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन को रीओपन किया जा सकता है, या कोई भी डिफरेंट कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है जिसके बेस पर सेबी एक्शन लेना शुरू करती है। तो जो पर्सन लेकर आ रहा है ऑब्वियसली वो सेबी को नहीं पता थी, तभी सेबी के लिए यूजफुल है, या सेबी किसी काम पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली तो वो पर्सन सेबी को लाकर दे रहा है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन आई, इंफॉर्मेशन शैल बी कंसीडर्ड टाइमली only if on the date of receipt of duly completed voluntary information disclosure form by board a period of not more than 3 years has elapsed since the date on which first alleged violation was executed। मतलब जब इंसाइडर ट्रेडिंग हुई उसके 3 साल के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशंस आ जानी चाहिए, या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके 3 साल के अंदर अंदर। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि जब इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन हुआ उसके 3 इयर्स के अंदर ये टाइमली मानी जाएगी। यहां पर देखो दिया हुआ है सफिशिएंटली स्पेसिफिक क्रेडिबल एंड टाइमली। तो कब टाइमली मींस कितने टाइम के अंदर पता चले? 10 साल बाद लाके हम कह रहे हैं सेबी को जी हमें पता चला है 10 साल पहले ट्रेडिंग हुई थी ना, वो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, तो सेबी ने इसको कितने साल का टाइम दे दिया? 3 इयर्स का। चलें जी आगे। नेक्स्ट टेक ओवर कोड। तो टेक ओवर कोड को भी आपके बुक में यहां पर खोल लेते हैं। ये आपका टेक ओवर कोड का चैप्टर है। इसमें देखो हमें कहाँ जाना है? रेगुलेशन 10 पे। रेगुलेशन 10 किसकी आती है? एग्जेम्पशंस की आती है। एग्जेम्पशंस देखो यहाँ एग्जेम्पशंस में सब रेगुलेशन 2 को डिलीट किया गया है। ये पहले थोड़ी सी पुरानी भी हो चुकी है, तो जिनकी नहीं रह गई थी या नहीं हो पाई थी तो मैं उनके लिए दे रहा हूँ। तो ये सब रेगुलेशन 2 डिलीट हुई है, सब रेगुलेशन 2 ए ऐड हुई है। ये एग्जेम्पशन क्या होती हैं कि अगर मेरा वोटिंग राइट या कंट्रोल बढ़ गया है तो कब मैं टेक ओवर कोड से या ओपन ऑफर या पब्लिक अनाउंसमेंट से एग्जेम्प्टेड हूं। तो हम पढ़ते थे कि प्रमोटर को एज अ नॉमिनेशन मिल गया या कोई शेयर कन्वर्ट हो गए, तो ये नई सुपीरियर वोटिंग राइट आपने पहले भी पढ़ा था, एलिजिबिलिटी इशू, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द इशू। तो उसमें भी आया था कि अगर सुपीरियर वोटिंग राइट से ऑर्डिनरी शेयर कन्वर्ट हुए हैं तो उस केस में आपको कोई ओपन ऑफर नहीं देनी। तो कोई भी वोटिंग मतलब हमारे पास पहले से शेयर्स थे और सुपीरियर वोटिंग राइट वाले भी शेयर थे, बट बाद में वो कन्वर्ट हुए हैं और उससे जो हमारे वोटिंग राइट में चेंज आया है तो हमें इस रेगुलेशन से एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके बाद 2BI
ये देखो मैंने लास्ट क्लास में कराया था प्रेफरेंशियल इशू स्ट्रेस असेट वाली कंपनियों की जो लॉसेस में है, जिनकी असेट्स कवर कम हो रहा है, तो उन कंपनियों को प्रेफरेंशियल इश्यूज लाने के लिए अलाउ किया है सेबी ने, ताकि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए और वो खड़ी हो पाए। स्ट्रेस असेट्स वाली कंपनियां वो होती हैं जिनकी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, असेट्स की वैल्यू उतनी नहीं रह गई, या लोन का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में अगर प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है और उससे किसी भी पर्सन का वोटिंग राइट कंपनी में बढ़ जाता है, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी ओपन ऑफर नहीं देनी, चाहे वो 25% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है या अदरवाइज किसी भी तरह से उसको ओपन ऑफर देनी बनती है। अगर प्रेफरेंशियल इशू सेक्शन 164A के कारण हो रहा है, स्ट्रेस असेट्स वाली कंपनी के कारण हो रहा है, वो कंपनी को बचाने आया है, वो बंदा पैसा दे रहा है, उसके बाद पहले से शेयर थे और बढ़ गए, तो इस केस में उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ओपन ऑफर नहीं देनी। अगला है प्रोविजन ऑफ एस्क्रो। एस्क्रो अकाउंट याद करो कि जब भी टेक ओवर होगा तो कुछ पैसा पहले देना पड़ता है, ये आप पढ़ चुके हो कि फर्स्ट 500 करोड़ पर 25% और बैलेंस पर आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यहां तक कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहां पर एक प्रोवाइजो डाला गया है कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्विजिशन कर रहे हो तो उसके केस में आपको फिर 100% देना पड़ेगा, ये स्लैब पूरी नहीं होगी। इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में आपको ये 25% और 10% की जगह क्या करना है, 100%। सिंपल सा है ये। एक सब रेगुलेशन नई आ गई कि एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा जमा होना है वो जरूरी है कि कैश हो, तो कैश तो होगा ही होगा, साथ में बैंक गारंटी भी हो सकती है, साथ में शेयर्स भी डिपॉजिट हो सकते हैं उतनी वैल्यू के। और एस्क्रो अकाउंट क्यों बनता है आप ये जानते हो कि एस्क्रो अकाउंट इसलिए बन रहा है कि हम जितनी ऑफर ला रहे हैं उसका कुछ पैसा पहले से हम ले लें, जो ऑफर दे रहा है पर्सन एक्वायरर है। तो सब रेगुलेशन 3 में एक प्रोवाइजो आ गया कि ये तो ठीक है कि हम जो 25% ऑफ द अमाउंट या जो भी अमाउंट 100% ऑफ द अमाउंट जमा कराएंगे, या तो कैश दे दें, या मेरी बैंक में कोई एफडी पड़ी थी, या मेरा बैंक गारंटी दे दे कि हाँ इसके पास पैसा है ये दे देगा, या मेरे पास कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स पड़े थे तो मैंने वो जमा करा दिए एज मार्जिन। तो अब प्रोवाइजो ऐड किया गया है, सिक्योरिटीज अलाउड नहीं होंगी, किस केस में, इनडायरेक्ट एक्विजिशन में। तो इस रेगुलेशन में दो तरह से आया कि अगर इनडायरेक्ट रेगुलेशन है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन है, तो इस केस में पहली बात तो 100% आपको पैसा पहले से देना है एक्वायरर को। सेकंड, वो 100% पैसा कैश, बैंक गारंटी, और जो तीसरा मोड है हमारा सिक्योरिटीज, उनमें से सिक्योरिटीज वाली ऑप्शन नहीं होगी उसके पास। इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में सिर्फ 2 केस रह जाएंगे, कैश या बैंक गारंटी, अदरवाइज 3 केस हैं। क्लियर जी? तो यहां तक की बच्चों रेगुलेशन थी न्यू सिलेबस ओल्ड दोनों की। अब जो शुरू हो रही हैं ओल्ड सिलेबस वालों की, तो न्यू सिलेबस वाले अब यहां पर ब्रेक ले सकते हैं, और ओल्ड सिलेबस वालों की भी बहुत थोड़ी सी हैं और 5 मिनट का टाइम लगेगा और ये सारी पूरी हो जाएंगी। तो न्यू सिलेबस वालों ऑल द बेस्ट, बढ़िया बढ़िया तैयारी करो, और जो भी मेरी तरफ से जरूरत लगेगी उसकी क्लास आपको ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक जी? अब आओ ओल्ड सिलेबस वाले, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT पढ़ते हो जी आप, पूरा चैप्टर है आपके ऊपर। इंडक्टेड स्पॉन्सर, इंडक्टेड स्पॉन्सर एक नई कंसेप्ट आई है, डेफिनेशन ऐड हुई है। इंडक्टेड का मतलब होता है हमारे पास जो भी स्पॉन्सर था फंड का, उसके साथ हम किसी और को लेकर आ रहे हैं, हमें जरूरत पड़ रही है, तो इंडक्टेड है इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 22, वो आगे आएगी, अभी पढ़ेंगे। तो एक तरह से न्यू स्पॉन्सर ऐड हो रहा है, इसको हम इंडक्टेड स्पॉन्सर बोल रहे हैं। आगे एक डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में सीधी सीधी। इसमें एक नई क्लॉज ऐड की गई है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कौन होते हैं? मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो इंश्योरेंस कंपनी को और ऐड कर दिया गया है।
सिंपल। आगे ये एक नई रेगुलेशन आई है, डी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है हमारे यहाँ पर कौन कौन स्पॉन्सर है। तो डी क्लासीफाई क्या कर रहे हैं कि जो हैं उनको हम हटा रहे हैं, ये नहीं है, या चेंज कर रहे हैं। मान लो पहले एक मिस्टर ए मिस्टर बी स्पॉन्सर थे, अब वो चेंज होकर मिस्टर ए और मिस्टर सी हो रहे हैं, तो बी को हम डिलीट कर रहे हैं। तो ये ए और सी का नया आना की डी क्लासिफिकेशन है कि नया स्पॉन्सर आ गया, जैसे कंपनी में नया प्रमोटर आ गया। तो डी क्लासिफिकेशन किस फंड को अलाउ होगा? जो कम से कम लिस्टेड है 3 साल से, नए फंड को अलाउड नहीं होगा। सेकंड, जिस स्पॉन्सर की यूनिट होल्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, मतलब स्पॉन्सर जाएगा तो उसके पास कंट्रोल था, उसके बाद 10% से ज्यादा का कंट्रोल नहीं था, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब 10% या उससे कम वाले स्पॉन्सर को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद मैनेजर ऑफ रीट इज नॉट एन एंटिटी कंट्रोल बाय स्पॉन्सर और एसोसिएट। जो मैनेजर है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, और अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर होनी चाहिए। दिस इज डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ स्पॉन्सर। तो डी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्सर को कब किया जा सकता है? वो फंड कर सकता है जो 3 साल से पहले का लिस्टेड है। सेकंड, जिसको डी क्लासीफाई किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उसके पास 10% से कम की यूनिट होल्डिंग होनी चाहिए। उस REIT का मैनेजर जो स्पॉन्सर हम हटा रहे हैं उनका रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जिस REIT का स्पॉन्सर डिक्लासीफाई हो रहा है वो REIT या स्पॉन्सर या एसोसिएट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए, और यूनिट होल्डर की अप्रूवल ली गई हो। आए जी आगे। अगला, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप। इसमें एक चेंज आया है, ये तो सब सेम है रेगुलेशन 11। यहां पर स्पॉन्सर का 25% टोटल यूनिट होल्ड करने का पोस्ट इशू बेसिस पर कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब जो स्पॉन्सर है वो 25% पोस्ट इशू यूनिट्स को जरूर होल्ड करेंगे। मतलब एक तरह का मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग जैसे हम पढ़ते थे उसी तरह की बात हो गई कि एक REIT के पर्सन को इतने होल्डिंग रखनी पड़ेगी, 25% ऑफ टोटल यूनिट्स। तो आप इस रेड कलर वाले को ठीक कर लोगे। ये लाइंस कट गई हैं, आप इनको काट दोगे, ओमिटेड हो गई हैं, ये हल्की हुई हैं, तो सिर्फ आपको ये सारा पोर्शन अब काट देना है, बस यहां तक रखना है और ये ऐड कर देना है कि मिनिमम 25% होल्डिंग रहेगी स्पॉन्सर ग्रुप की। इशू एंड अलॉटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ सॉरी, इससे अगली आएगी। नहीं, रुको, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो इसमें क्या आया है, आप देखो इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट में हम पढ़ते थे कि, मैं एक बार आपको खोल ही देता हूं ना बुक। एक बार मैं बुक खोल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई इसका। तो क्या हुआ, आजा भाई, आपकी बुक ही नहीं खुल रही। थिंक कुछ एरर आ रही है। चलो मैं यहां बता देता हूं। ये एक न्यू इंसर्शन है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन की। एक पर्सन REIT की कितनी यूनिट्स, आपने मिनिमम पढ़ा था 200 यूनिट 100 यूनिट, याद आ रहा है कि एक पर्सन कितनी यूनिट मिनिमम अप्लाई करेगा। जो एप्लीकेशन साइज पहले 5 लाख 1 लाख होता था, फिर वो यूनिट्स में आ गया था।
बट मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल यूनिट कैपिटल। एक सेकेंड में खोलने की कोशिश करता हूं इसको। प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। चलो मैं आपको दोबारा ऐसे ही बताता हूँ फिर। इसमें तो होगा भी नहीं ना, न्यू सिलेबस की बुक है ये। देखो कि जब भी REIT यूनिट इश्यू करता है तो हमें मिनिमम कितने अप्लाई करने हैं ये डिसाइडेड है। तो एक पर्सन मैक्सिमम कितने अप्लाई करेगा यूनिट्स को, तो उसकी सेबी ने लिमिट लगा दी है 25% ऑफ टोटल यूनिट कैपिटल। जितनी यूनिट्स इशू हो रही हैं उसका 25% तक एक पर्सन मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है, और मिनिमम 200 तो है ही है। क्लियर जी। अगला, राइट एंड मीटिंग्स ऑफ यूनिट होल्डर। राइट एंड मीटिंग्स ऑफ यूनिट होल्डर का मतलब कि जो यूनिट होल्डर्स की मीटिंग हो रही है और उनके राइट्स, उसमें उनका ये राइट भी आ गया कि डी क्लासिफिकेशन के लिए वो वोट कर सकते हैं। ये सब रेगुलेशन डिलीट हो गई, ये अब आप पढ़ लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये एक रेगुलेशन में चेंज आया है, ये आप खुद पढ़ोगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको डिलीट करके लैंग्वेज को चेंज किया गया है, बाकी सब सेम है। इंडक्टेड वर्ड आ गया रीडेजिग्नेटेड की जगह, रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर की जगह इंडक्टेड वर्ड आ गया। यहां पर भी वही है। प्रॉब्लम है इसमें। चलो ये हो जाएगा, सिंपल सा है। आगे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT में, इसमें भी सेम इंडक्टेड स्पॉन्सर आया, कौन होगा उसको डिफाइन किया गया। फिर यहाँ पर भी स्पॉन्सर में ऐड किया गया है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, यहाँ पर भी सेम वही इंश्योरेंस कंपनी को ऐड किया गया है, सिंपल है ये। डी क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पर आ गया, हाँ बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डी क्लासिफिकेशन किसकी हो सकती है। REIT वाला सेम है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो आप कर चुके हो। इशू एंड अलॉटमेंट में यहाँ पर भी कैप आ गई कि 25% से ज़्यादा आप INVIT की यूनिट भी अप्लाई नहीं कर सकते। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स, इसमें से देखना ध्यान से कि अगर INVIT में प्राइवेटली प्लेस्ड हो रहा है तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट होल्डर, तो पहले साथ में ये होता था कि 25% से ज़्यादा नहीं होगा किसी के पास इंडिविजुअली, तो मिनिमम 5 होंगे और एक अकेला भी 25% से ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस चीज़ को सारे को काट दिया गया है। अब यह है कि सीधे 5 हैं, अब कोई चाहे 1% ले चाहे 25% ले, फर्क नहीं है, आपको मैक्सिमम 25% की लिमिट से हटा दिया गया। और अगर पब्लिक है तो मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स होने चाहिए। आपकी स्लाइड्स में भी मैंने लिखवाया हुआ है कि INVIT के मिनिमम इन्वेस्टर कितने होंगे, यूनिट होल्डर कितने होंगे, तो 20। बट 20 के पास पहले होता था कि एक अकेला 25% से ज़्यादा नहीं लेगा, तो इसको डिलीट कर दिया गया है, अब सिर्फ रह गया है 20। तो प्राइवेटली प्लेस में मिनिमम 5 यूनिट होल्डर और पब्लिकली में मिनिमम 20 से ये INVIT की लिस्टिंग हो सकती है। क्लियर जी यहाँ तक। अगला जो आपके चैप्टर में चेंज आया है वो है डेट मार्केट में। डेट मार्केट जो ओल्ड सिलेबस वालों का चैप्टर है, इसमें एक तो ये आया है रिडेम्पशन एंड रोल ओवर में। रिडेम्पशन एंड रोल ओवर में आप पढ़ते हो कि अगर एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे, उसकी टर्म खत्म हो रही है, एक्सपायरी के टाइम पर वो टर्म को बढ़ाना चाह रही है, रिडीम नहीं करना चाह रही,
तो उस केस में यूनिट होल्डर की कंसेंट लेनी पड़ती थी 70% की, और हमने पढ़ा था जो एग्री नहीं कर रहे उनको पैसा देना पड़ता था वापस। तो उनको जो नोटिस जाता था वो 21 डेज पहले जाता था, तो वो अब क्या टाइम कम होकर 21 डेज की जगह कितना हो गया है 15 डेज, कि जब यूनिट होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए बुलाया जाएगा तो वो नोटिस 15 डेज तक पहले पहुंच गया तो भी वैलिड होगा, 21 की जगह 15 डेज। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। मैंडेटरी लिस्टिंग, ये सिर्फ सेक्शन ऐड किया गया कि जो भी डेट सिक्योरिटीज हैं, पब्लिक ऑफर आ रही है तो लिस्टिंग कंपलसरी है, तो लिस्टिंग में सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट के प्रोविजन भी अप्लाई हो जाएंगे। ये एक नई रेगुलेशन है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है तो उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो भी उसने असेट्स को चार्ज किया है, सिक्योर्ड किया है, आर फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस, उन असेट्स पर पहले से कोई बर्डन नहीं है या पहले से कोई लोन नहीं है, और अगर है तो उन्होंने उन पहले वाले लेंडर्स की भी कंसेंट ले ली है। मतलब अगर कोई कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर लेकर आ रही है, सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, तो वो जिन असेट्स को सिक्योर कर रही है उस सिक्योर्ड के साथ चार्ज क्रिएट कर रही है, तो अगर उस असेट्स पर पहले से कोई लोन नहीं है तो वो फ्री है, और अगर पहले से ही लोन है तो वो नॉट फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस हो गई, मतलब उनके ऊपर बर्डन है, उन असेट्स पर किसी और का भी राइट है। तो अगर उन पहले वाले लेंडर्स का राइट है उस पर, तो और कंपनी उसी असेट पर फिर आगे लोन लेने जा रही है, ऐसा हो सकता है। मान लो पहले असेट्स की वैल्यू है 500 करोड़, पहले लोन लिया हुआ है 200 का, अब कंपनी 300 करोड़ का और लोन लेने जा रही है, तो असेट्स तो वही है, पहले 500 करोड़ वाली पे 200 का लोन था, अब 300 का और ले सकती है, तो जो पहले वाले लेंडर हैं उनकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, और अगर कोई भी लोन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नई रेगुलेशन आई है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड थी। तो